संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक बालक गुण और अवगुणों से रहित होता है। जन्म लेते समय ना तो उसमें अच्छे संस्कार होते हैं, ना ही उसमें बुरे संस्कार होते हैं। तो फिर ये बाद में संस्कार कैसे प्रकट हो जाते हैं? थोड़ा विचार कीजिए, सोचिए और अंत तक ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार नदी के बराबर में पगडंडी का निर्माण होता है उस पर बार बार चलने से, उसी प्रकार माता पिता के द्वारा बार बार कही गई बातें जो कि उनके मन की इच्छा होती हैं, बालक के हृदय पर अंकित हो जाती हैं। प्रत्येक माता पिता अपने बालक को अच्छे संस्कार और गुणवान बनाना चाहता है, परंतु जब कभी उनके बालकों में भविष्य में अवगुण और दोष नजर आते हैं तो माता पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं और दुखी भी हो जाते हैं। परंतु वास्तविकता तो यह है कि माता पिता के हृदय की इच्छा बालक के हृदय में संस्कारों का बीज रोपण करती है, जो कि बाद में वृक्ष बन करके बालक के हृदय भूमि पर प्रकट होता है और उसी के अनुसार बालक के कर्म होते हैं। अतः यदि माता पिता को अपने बालक को धर्मी और संस्कारी बनाना है तो माता पिता को अपने हृदय की इच्छाओं पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। यही सत्य है। यदि ये विचार आपको अच्छे लगे तो इन्हें आगे बढ़ाइए अपने और समाज के कल्याण के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बम्बोले एकेडमी। आई एम दीपक सैनी, फिजिक्स फैकल्टी, और ये हमारा तीसरा लेक्चर है वैद्युत स्थिति का। इस लेक्चर में हम कूलाम के नियम पर जो हमने लेक्चर पहले में और दूसरे में पढ़ा था उस पर कुछ उदाहरण करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तभी आप लोगों को कुछ जाकर के समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ सभी बच्चों से, हिंदी मीडियम के माध्यम के बच्चों से, है ना, ये बम्बोले एकेडमी पर जो हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, इसे आप सभी बच्चों को आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे, है ना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर हो और हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम इस तरीके से और भी अच्छे लेवल पर आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा सकें। जो बच्चे दूर हैं, गांव में रहते हैं, है ना, जहां पर शिक्षा का लेवल इतना अच्छा नहीं है, तो उन बच्चों के लिए हमारा प्रयास रहेगा कि अच्छे से अच्छी शिक्षा, यदि उनके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है तो कम से कम वो इन वीडियो लेक्चर को देख पाएँ। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं उदाहरण से। हम कुछ उदाहरण करेंगे कूलाम के नियम से। पहले मैं आपको कूलाम का नियम बता देता हूँ, हमने कूलाम का नियम रिवाइज करा देता हूँ कि क्या था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के लिए हमने डिफाइन किया था कि यदि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 कुछ दूरी r पर रखे हैं तो उनके बीच वैद्युत चुंबकीय बल का हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, वैद्युत स्थिति के बल का हो, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकार का बल लगता है और उसका परिमाण Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है, और जो K होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो होती है, इसका मान 9 × 10⁹ होता है। किसमें? निर्वात के लिए है बेटा। ये किसके लिए है? निर्वात के लिए। यदि इन्हीं दो आवेशों को किन्हीं दो माध्यम में रख दिया जाए, है ना, माध्यम में रख दिया जाए, और माध्यम का परावैद्युतांक ER, रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षित परमिटिविटी, जो रिलेटिव परमिटिविटी है ER, है ना, वो ER हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर हो जाता है ना। इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, इसे बोलते हैं आपेक्षित माध्यम की आपेक्षित वैद्युतशीलता ER। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले की सहायता से हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उन्हें आप देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा बेटा, है ना, और हम आपको पढ़ करके भी सुनाएंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, और ये पूछा भी जा चुका है। कैसे कि दो प्रत्येक एक कूलाम आवेशों को 1 किलोमीटर की दूरी पर रखने में उनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन भी दे रखा है इधर की साइड। तो देखो, एक कूलाम के आवेश, है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 हम करते हैं। एक कूलाम के आवेश, एक कूलाम यहाँ पर रखा हुआ है, एक कूलाम यहाँ पर रखा हुआ है, और उनके बीच की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर की दूरी पर वो रखे हुए हैं। जब वो बेटा दोनों 1 किलोमीटर की दूरी पर रखे होंगे तो समान प्रकार के आवेश हैं,
तो उनके कारण उस पर जो लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, F लगेगा, और जो F की वैल्यू होगी वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर जो K का मान होता है वो 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। Q1 और Q2 यहाँ पर बेटा इसने 1 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम दे दिया है, तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, अब उनके बीच की दूरी उन्होंने किलोमीटर में दी है, तो हम इसे SI यूनिट में बदलेंगे और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। R को लिख लेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 हो जाएगा, और 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन बल आ जाता है। तो बता सकते हो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट है ना, 9 इंटू 10 की पावर 3, है ना। तो बहुत ही आसान सवाल था। इस प्रकार का सवाल आसान आपके बोर्ड में निश्चित रूप से 1 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अपने जो हमारे क्वेश्चन है उसे निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है कि हाँ ये है, देखो एक उदाहरण है। उदाहरण में 2 आवेश दे रखे हैं, प्लस E और प्लस 4E और प्लस 4E और प्लस E को x दूरी पर रखा गया है। एक अन्य आवेश Q को प्लस E आवेश से कितनी दूरी पर रखा जाए जिससे कि वह संतुलन में रह सके। यानी कि संतुलन का सवाल है। संतुलन को इंग्लिश में इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो बेटा उदाहरण में क्या दिया हुआ है कि एक प्लस 4E का आवेश है, यहाँ पर रखा हुआ है, और दूसरा आवेश प्लस E का है, वो यहाँ पर रखा हुआ है। क्लियर है क्या बात? और दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? x है। दोनों के बीच की दूरी हमने मान लिया x है। इसे मान लेते हैं A बिंदु पर है और इसे B बिंदु पर है। इसे देखिए जरा, B बिंदु पर है ना। तो देखो यहाँ पे प्लस E आवेश को कितनी दूरी पर प्लस E आवेश को प्लस E आवेश से कितनी दूरी पर रखा जाए। यहाँ पर प्लस E को रखेंगे हम, तो मान लेते हैं इसकी दूरी कितनी है बेटा? D मान लेते हैं, है ना। B से यानी प्लस E से प्लस E तो कितनी दूरी पर रखा हुआ है बेटा? D दूरी पर रखा हुआ है। तो ये वाला जो D दूरी हमें निकालनी है, तो ये टोटल दूरी कितनी थी? x, और ये हो जाएगी D। ये टोटल दूरी कितनी थी बेटा? ये तो टोटल x थी और ये D है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? x माइनस D। क्लियर है क्या बात? ये तो दूरी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर, अब आप इस पे देखो, इसे संतुलन में रखना है। संतुलन में रखने के लिए ध्यान से देखो कि ये प्लस E है और ये भी क्या है? प्लस E है। तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल कैसे लगेगा? प्रतिकर्षण बल इस पे इधर की ओर लगेगा। वैसे तो ये वाला आवेश भी इस पर प्रतिकर्षण बल इधर की ओर लगाएगा, लेकिन हमें केवल और केवल इस आवेश जो बिंदु C पर रखा हुआ है, जैसा कि उसने क्वेश्चन में बोला है ना, एक अन्य आवेश Q को, अरे ये Q है बेटा, है ना, E नहीं है, ये Q है। एक अन्य आवेश Q को प्लस E से कितनी दूरी पर रखा जाए, तो प्लस E को क्या लिखेंगे हम? प्लस E पर लगने वाला बल इधर की ओर होगा। इसी तरीके से अगर जो आप प्लस 4E को देखो तो इस Q पर लगने वाला बल F2 होगा। आ गई बात समझ में? ध्यान से देखो, मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। पहले इसके बारे में बताओ आप। अगर जो F1 है और तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? दोनों के बीच की दूरी D है। यही तो हमें फाइंड करनी है, यही तो हमें ज्ञात करनी है। तो D निकाल लेंगे। सबसे पहले F1 लिखेंगे। तो F1 का जो मान आएगा वो कितना आएगा बेटा? F1 का मान आएगा K Q1, है ना, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो K तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर Q1 क्या है? Q1 एक आवेश Q हो जाएगा। यहाँ पे Q2 क्या है? यहाँ पर E हो जाएगा। क्लियर है क्या? प्लस और माइनस नहीं लेंगे, है ना, ऐसे नहीं है, प्लस प्लस लिखेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर बल की दिशा को ले लिया है, इसलिए केवल और केवल प्लस Q और Q ही आ जाएगा। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी D स्क्वायर, तो ये आ जाता है F1। इसी प्रकार से प्लस E और प्लस Q के बीच में, प्लस 4E और प्लस Q के बीच में भी प्रतिकर्षण प्रकार का बल लगेगा, और इसका मान यदि हम F2 मान लें तो ये जो दूरी है ये x माइनस
डी होगी। क्लियर है क्या बात? तो बेटा F2 किसके इक्वल होगा? K। अब की बार एक आवेश कितना है? एक आवेश 4e है और एक आवेश +q है ना। तो प्लस और माइनस नहीं लेते, दिशा तो हमने ले ली। तो बेटा K कितना होगा? Q × 4e। Q1 इसे मान लिया, Q2 इसे मान लिया, और उनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? x - d²। अब वो कह रहा है कि ये जो बिंदु C पर जो +q आवेश है इसे संतुलन की अवस्था में रखना है। संतुलन की अवस्था का मतलब है कि उस पर कुल बल 0 हो जाए। संतुलन का मतलब क्या है? संतुलन का अर्थ +q पर कुल बल 0 हो जाए। क्लियर है क्या बात? तो जब 0 हो जाएगा तो किस प्रकार से होगा? ध्यान से देखो कि F1 और F2 दोनों आपस में क्या होंगे बेटा? बराबर हो जाएंगे। F1 का मान कितना है? KQE अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है? d²। F2 का मान रखेंगे और डिवाइडेड में x - d² आएगा। ध्यान से देखो, ये कट जाएगा, e से e कट जाएगा, तो इधर तो 1/d² बचेगा। क्लियर है क्या बात? इधर बचेगा 4/x - d²। दोनों और वर्गमूल ले लेंगे। जब आप वर्गमूल लोगे दोनों और इस तरीके से, जब आप वर्गमूल लोगे तो यहाँ पे तो d बचेगा। दूसरा यहाँ पर क्या बचेगा? 2/x - d बचेगा। उधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x बराबर 3d, तो d बराबर x/3 आ जाता है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। संतुलन के केस में वो क्या करेगा? इन आवेशों के मान प्रश्न में बदल देगा। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही है बता दो। इसमें x/3 आया है, तो C ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें बेटा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हाँ, क्वेश्चन नंबर ये देखो कि 3 वैद्युत आवेश हैं, 4q, कैपिटल Q, स्मॉल q, एक सरल रेखा पर 0, L/2 और L स्थिति पर क्रमशः रखे गए हैं। आवेश Q पर परिमाणी बल 0 होगा यदि कैपिटल Q किसके बराबर हो। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बेटा मैं एग्जाम्पल नंबर 3 लिख देता हूँ इसमें। और इसमें क्या दिया हुआ है कि ध्यान से देखो, ये यदि हम इसे x मान लें तो x बराबर 0 पर, x बराबर L/2 पर और x बराबर L पर, है ना। OAB 3 बिंदु हैं और 3 बिंदुओं पर जो आवेश रखे हुए हैं वो कितने रखे हुए हैं बेटा? +4q। यहाँ पे कितना रखा हुआ है? यहाँ पे मान लेते हैं +4q रखा हुआ है, इधर मान लेते हैं 4q रखा हुआ है, और फिर क्या रखा हुआ है? कैपिटल Q, और फिर रखा हुआ है स्मॉल q। वो कह रहा है कि कैपिटल Q का मान बताओ यदि स्मॉल q पर, इस वाले आवेश पर कुल बल 0 हो। तो ध्यान से देखो, कुल बल 0 किस प्रकार से होगा? इस Q की टर्म्स में अपने को लेके आना है ना। यदि आप देखोगे, इसे थोड़ी देर के लिए मैं A मान लूँ, है ना, इसे थोड़ी देर के लिए B मान लूँ, इसे थोड़ी देर के लिए C मान लूँ। ध्यान से देखो, ये B हो गया, नहीं इसे तो हमने O माना था, इसे A मान लेते हैं, इसे हम B मान लेते हैं। O, A और ये क्या मान लिया हमने? B मान लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इधर देखो, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ 4q आवेश है और यहाँ पर q आवेश है। तो देखो इसमें ये तो बताया नहीं गया है कि ये q पॉजिटिव है या +4q पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन हमें देखने से ये पता लग रहा है कि यदि ये q है तो इसका ये 4 गुना है ना, 4 गुना है। तो यानी कि सेम टाइप का आवेश है। ये दोनों आवेश क्या है? सेम टाइप के आवेश हैं, समान प्रकार के आवेश हैं। तो इसमें जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो मैं मान लेता हूँ इसमें जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इस प्रकार से बल लग रहा है। दूसरा, अगर जो कैपिटल Q देखोगे
कैपिटल क्यू देखोगे तो कैपिटल क्यू के कारण इस पर कैसा बल लगना चाहिए बेटा, आकर्षण प्रकार का बल लगना चाहिए। कैसा बल लगना चाहिए, आकर्षण प्रकार का बल लगना चाहिए, ताकि अगर जो आप इसे किसकी अवस्था में रखना, परिमाणी बल शून्य कब होगा, क्यू पर परिमाणी बल कितना करना है, हमें शून्य करना है। उसके लिए क्या होना चाहिए, F1 और F2 के मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए। लेकिन अगर जो ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू होना चाहिए, अगर जो ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप इस पे दोनों बल को बराबर रख दोगे, है ना। F1 का मान ध्यान से देखो बेटा, F1 का मान कैसे आएगा, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस L है। तो बेटा F1 का जो मान आएगा वो आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। तो K तो एज इट इज़, एक बार Q1 इसे ले लेंगे, एक बार Q2 इसे ले लेंगे, 4Q इंटू Q अपॉन R की जगह क्या ले लेंगे, L स्क्वायर, तो ये आ जाता है F1। ठीक है। इसी तरीके से अगर जो आप F2 देखोगे, ये कैपिटल Q है और ये जो डिस्टेंस है ये L/2 होगी। देख लो बेटा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये L/2 है, ये L है, तो ये डिस्टेंस L/2 होगी। और जो F2 का परिमाण आएगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, परिमाण की बात कर रहा हूँ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से आएगा। Q1 क्या हो जाएगा आपकी बार यहाँ से, कैपिटल Q, और Q2 हो जाएगा स्मॉल q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, L/2 का स्क्वायर हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 4KQ अपॉन L स्क्वायर, ये हो जाता है। आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखो कि F1 और F2 यदि ये संतुलन में रहे या नेट बल इस पे जीरो हो, है ना। यदि Q पर परिमाण बल शून्य करना हो तो F1 और F2 को हम बराबर रख देंगे। F1 का मान कितना आया, F1 का मान आया बेटा K 4Q इंटू Q अपॉन कितना, L स्क्वायर, और F2 का मान कितना है, 4KQ अपॉन L स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, सब कट जाएगा, 4KQ और 4KQ, L स्क्वायर भी कट जाएगा, इधर आ जाएगा Q और Q, यानी Q का परिणाम Q के इक्वल होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन देखो इसमें, यानी कि लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो हमने केवल और केवल परिमाण निकाला है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये और ये दोनों आकर्षण प्रकार तब होंगे जब दोनों अपोजिट प्रकार के आवेश होंगे। तो अतः उत्तर में क्या लिखेंगे आप, उत्तर में लिखेंगे आप पर में लिखेंगे क्या, उत्तर में क्या लिखेंगे, अतः जो बल होगा, अतः Q का मान माइनस Q के बराबर होना चाहिए। क्लियर है क्या बात। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें पहला ऑप्शन सही आ जाता है। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका यह है कि इसमें माइनस चिन्ह अपने आप से आ जाएगा, वो मैं भी आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आएगा बेटा, कि यहाँ पे Q है और 4Q है और यहाँ पर Q है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच की दूरी है L, और यहाँ पर एक कैपिटल Q रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, तो इस पर यदि Q पर परिमाणी बल शून्य करना है तो इस पे दो बल लगेंगे। कौन से बल लगेंगे, एक तो 4Q की वजह से लगेगा, एक कैपिटल Q की वजह से लगेगा। तो यानी कि F नेट ऑन द सिस्टम शुड बी 0 नहीं लिखते, बेसिकली हम इसे नल वेक्टर लिखते हैं, लेकिन जनरली इसे हम 0 लिख देते हैं। तो F नेट कैसे आएगा बेटा, एक तो ये वाला चार्ज है और एक ये वाला चार्ज है, यानी इस पे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का मान कितना होना चाहिए, 0 वेक्टर होना चाहिए, या 0 भी लिख सकते हो आप, है ना। लेकिन 0 स्केलर क्वांटिटी होती है अधिश, इसलिए 0 नहीं लिखते। तो F1 का मान जो आएगा, F1 का मान का मतलब क्या है बेटा, 4Q और Q के बीच लगने वाला बल। तो कितना आएगा, K 4Q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, L स्क्वायर, प्लस F2 वेक्टर क्या आएगा, F2 आएगा इन दोनों के बीच लगने वाला बल, कितना, K Q अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, ये है L/2 का स्क्वायर,
और दोनों को क्या रख देंगे हम, शून्य के इक्वल रख देंगे। जब आप देखोगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और q इज इक्वल टू माइनस क्यू डायरेक्ट भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही सही क्वेश्चन था। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है। लेकिन यदि आपको और अच्छे सवाल करने हैं तो आप हमारा नीट का और जेईई मेंस का जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर जो हमने अभी तक इंग्लिश में बनाया, हिंदी में बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, उन क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, है ना। अब देखो और हम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं किस पे। अब एक क्वेश्चन ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस प्रकार से कि दो आवेश वायु में एक दूसरे से d दूरी पर रखे हैं। इनके बीच लगने वाला बल यदि F हो तथा इन्हें दो परावैद्युतांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए, तब इनके मध्य लगने वाला बल कितना हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 4 है ना। 4 एग्जाम्पल हो चुके हैं, 4 एग्जाम्पल हो चुके हैं कि दो आवेश हैं Q और Q, है ना। दो आवेश वायु में D1 दूरी पर रखे हुए हैं, तो इसे एक Q1 मान लेते हैं और उसे Q2 मान लेते हैं। दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, D है, और इनके बीच जो लगने वाला बल है उसे F मान लेते हैं। और कितना हो जाएगा बेटा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी बात, K को हम लिख लेंगे किस तरीके से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यदि हम इन आवेशों को Q1 और Q2 को किस में डुबा दिया जाए, किसी एक द्रव में डुबा दिया जाए, है ना। द्रव में डुबाने के बाद इस प्रकार की परिस्थिति बन जाएगी और इस द्रव का जो आपेक्षित वैद्युतशीलता है ना, वो कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। क्लियर है क्या बात। अब माध्यम में यदि ये तो किस में था बेटा, ये तो वायु में था। वायु में तो बल, लगने वाला बल ये हो गया। अब यदि माध्यम में डुबा दिया जाता है तो माध्यम में लगने वाला बल F डैश हो जाता है और वो कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER नहीं, और Q1 अपॉन Q2 R स्क्वायर। दूरी क्या है, दूरी परिवर्तित नहीं की है, दूरी तो सेम की जैसे थी वैसे ही है। अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 1/ER 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसका मान कितना है बेटा F, तो जो F डैश हो जाएगा वो F/ER हो जाएगा। यहाँ पर ER का मान कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, तो F/2। तो लगने वाला बल जो होगा किसी माध्यम में उन्हीं दो आवेशों के बीच, जब आप इसे किसी माध्यम में रख देते हो तो F/2 हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही आ गया बेटा, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। और मैं देख लेता हूँ और सवाल क्या है। अब देखो एक क्वेश्चन और है, चलो इसे साथ में करते जाएंगे हम, है ना, कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसे साफ कर देते हैं पहले। बहुत ही बोर्ड में बहुत ही आसान सवाल आते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5 देखो ध्यान से कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों पर क्रमशः 1 - 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं। शीर्ष C पर स्थित आवेश पर परिणामी बल कितना होगा। तो ध्यान से देखो किस तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है बेटा, कि एक त्रिभुज है और इसका नाम है ABC। A पर जो रखा हुआ आवेश है वो 1 माइक्रोकूलम है। कैसे, यहाँ पे जो आवेश रखा हुआ 1 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे जो आवेश रखा है वो -1 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पे जो आवेश रखा हुआ है C पर वो 2 माइक्रोकूलम है, और त्रिभुजाकार है, और जो दूरी है दोनों की भुजा है वो D कितना है, 10 सेंटीमीटर। D कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को सबसे पहले तो हम मीटर में बदलेंगे। क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में सभी चीज़ें उसमें SI यूनिट में होना आवश्यक है। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, दूरी कितनी दे रखी है, इनके बीच की, आवेशों के बीच की दूरी 0.1 और 0.1 मीटर, है ना, और 0.1
मीटर। तो इस तरीके से चित्र है। तो आपको इस जो 2 माइक्रोकूलम का आवेश है इस पर परिणामी बल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो बेटा किस प्रकार से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये 1 माइक्रोकूलम लिख लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, है ना। अब देखो कि यदि मैं इसका चित्र यहाँ पे बना दूँ, एक बार दोबारा से चित्र में इसका बनाऊँ, तो यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम है और यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम है। अब देखो ये 1 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम दोनों ही सेम प्रकार के आवेश हैं, समान प्रकार के आवेश हैं। तो दोनों के बीच जो दूरी है वो 0.1 मीटर दूरी है ना, r इजकल टू। और इन दोनों के बीच किस प्रकार का बल लगेगा, यदि समान प्रकार के आवेश होते हैं तो उन पर जो बल लगने वाला बल होता है वो लाइक चार्ज पर जो लगने वाला बल होगा वो कितना होगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी प्रतिकर्षण बल होगा, और वो बल इधर की ओर लगेगा। तो क्या मैं F1 का मान लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। F1 का जो मान होगा वो कैसे लिखा जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की सहायता से लिखा जाएगा। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया बच्चों। यहाँ पर K की वैल्यू तो एज इट इज, Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम का मतलब होता है 1 इंटू 10 की पावर -6, और बेटा Q2 कितना है इसमें 2 माइक्रोकूलम, और 2 माइक्रोकूलम का मतलब होता है 2 इंटू 10 की पावर -6। माइक्रो में जो होता है वो 10 की पावर -6 होता है ना। जैसे माइक्रोमीटर लिखें, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। क्लियर है क्या बात? और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 0.1 का स्क्वायर। मैं K की वैल्यू भी हाथों हाथ रख लेते हैं इसमें। K की वैल्यू कितनी हुई बेटा, 9 इंटू 10 की पावर 9। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -12, नीचे 10 की पावर -2। तो ऊपर देखोगे तो कितना जाएगा ये 1.8 न्यूटन आ जाएगा, है ना, 1.8 न्यूटन। तो F1 की तो वैल्यू आ गई, 1 न्यूटन आ गई। अब ध्यान से देखो कि अगर जो हम इस -1 माइक्रोकूलम को कंसीडर करें और यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है, तो बेटा इस पर जो बल लगेगा वो किस प्रकार का होगा, आकर्षण प्रकार का बल होगा। तो जब ये आकर्षण प्रकार का बल होगा तो इसकी दिशा किधर होगी, इधर की ओर होगी। ठीक है, तो इसे क्या मान लेता हूँ मैं, F2 मान लेता हूँ। एक आवेश ये हो जाएगा और एक आवेश ये हो जाएगा। दोनों आवेशों के बीच आकर्षण प्रकार का बल लग रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे हम, फिर से K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की सहायता से लिखेंगे, और K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। Q1 अब की बार, चलो Q1 अब की बार फिर से 1 माइक्रोकूलम है। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं कि यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह ले लेते हैं। माइनस का चिन्ह तो ये बताता है कि ये नेगेटिव आवेश है या पॉजिटिव आवेश है, और दोनों के बीच बल आकर्षण प्रकार का लग रहा है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोकूलम का मतलब ये होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस 0.1 का स्क्वायर। तो F2 का मान होगा कितना हो जाएगा, फिर से 9 दूनी 18, है ना। अच्छा सेम ही आ जाएगा क्योंकि 1 और 1 था और 2 था, तो 9 दूनी 18 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2, 1.8 न्यूटन ही आ जाएगा। तो ये तो अब ध्यान से देखो, अब इस सवाल को किस प्रकार से करेंगे। ये जो बल आए हैं F1 और F2, जो बल आया है वो माइनस इन दोनों के भी वजह से आ गया, लेकिन हमें तो इस पॉइंट पर, यदि हम ये देखें इस पॉइंट पर जो बल है, ये जो 2 माइक्रोकूलम है, इस पर एक तो आवेश बल ऐसे लग रहा है, एक बल ऐसे लग रहा है, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, लेकिन F1 और F2 के मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम है। मैग्नीट्यूड मतलब उनके परिमाण सेम है। तो ध्यान से देखो, यदि दो बल, है ना, ये भी F है और ये भी F है, यदि दो बल F और F, है ना, इनके बीच में कोण बता सकते हो कितना होगा। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, है ना, ये भी 60 अंश का कोण होगा, है ना। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना, 0.1 तो बताओ अगर ये 60 डिग्री है तो ये बचा हुआ कोण कितना होगा, 120 डिग्री। कैसे, जो थीटा आएगा, ये थीटा कितना होगा, टोटल कितना कोण होता है, ये टोटल कोण होता है 180 डिग्री, और इसमें से हम क्या घटा देंगे, 60 डिग्री घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा बेटा, 120 डिग्री बच जाएगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच 120, है ना, अंश का कोण है। अब
दो बल लग रहे हैं F और उनके बीच में 120 डिग्री का कोण है, तो आप इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आपके पास फॉर्मूला होता है जो आपने क्लास 11th में मैकेनिक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, और रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी बल का आपने फॉर्मूला क्या बताया था, आपने परिणामी बल का फॉर्मूला बताया था F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, जहाँ F1 F2 तो बल होते हैं और थीटा होता है उन बलों के बीच का कोण। इसमें F1 और F2 बलों के बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री आ गया है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि कोस 120 की वैल्यू आपको पता होगी, या तो बच्चों या तो निकाल लो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोस 120 की वैल्यू फिजिक्स में बहुत बार यूज़ होती है, इसलिए इसे आप हमेशा अपने टेबल पर लिख लीजिए, कहीं पर किसी किताब पे लिख लीजिए, अपनी जहाँ पढ़ते हैं वहाँ लिख लीजिए। और कोस 120 की वैल्यू -1/2 होती है। इसे क्या करना है अपने को, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से तो अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा बेटा, F1 यानी कि F स्क्वायर और F स्क्वायर और 2F इंटू कॉस 120। तो ध्यान से देखो कितना आ जाएगा, रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2F स्क्वायर और कॉस 120 माइनस 1/2। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कट जाएगा और माइनस F स्क्वायर से F स्क्वायर कट जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो अल्टीमेट आएगा वो कितना आएगा, वो F के इक्वल आ जाएगा। सॉल्व कर लेना। अब यदि आप इतना भी सॉल्व नहीं कर पाते हो तो फिर देखो आप कैसे पढ़ रहे हो, है ना। तो जो टोटल फोर्स आएगा वो कितना आएगा, F, और F की वैल्यू हमने F1 और F2 कितनी निकाली थी, 1/8 न्यूटन आती है। दूसरी बात, जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इस दिशा में आ जाएगी। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना लग रहा है, इस पे 1.8 न्यूटन इस दिशा में फोर्स लगेगा, बल लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक बार फिर से आप इसे देख लो, रिवाइज कर लो, है ना। ये है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण पर। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 हम करते हैं। देखो 6 एग्जाम्पल कौन सा है, थोड़ा अच्छा ही एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि ये दिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। और क्या ये वाला कराना चाहिए क्या हमें, है ना। हाँ चलो यही सवाल कराते हैं, ये सबसे बाद में कराएंगे, है ना। अब हम कराते हैं एक दूसरा सवाल। ध्यान से देखो, दो कण जिनके द्रव्यमान m तथा आवेश q है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। यदि वे कोई बल का अनुभव न करें तो Q/m का मान कितना होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और किस प्रकार से क्वेश्चन है बेटा, कि दो आवेश हैं, प्रत्येक का द्रव्यमान कितना है, m और m है, और उन पर आवेश भी है बेटा। कितना आवेश है, Q और Q आवेश दिया हुआ है। यदि आप देखोगे द्रव्यमान और द्रव्यमान के बीच में आकर्षण बल लगता है। यदि हम द्रव्यमान को कंसीडर करें, केवल द्रव्यमान और द्रव्यमान को कंसीडर करें, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना। मैं इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, दूरी नहीं दी हुई है, 16 सेंटीमीटर, है ना। R मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। जो R का मान है वो 16 सेंटीमीटर है। इसे हम 0.16 मीटर भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बात। तो ये R का मान आ गया। दूसरी बात, यदि आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G m1 m2 अपॉन r² के बराबर होता है। G m इंटू m अपॉन r², ये बात हो जाती है ना। तो दिस इज इक्वल टू gm² अपॉन r², मान इसका आ जाता है। अब यदि इस पे आकर्षण प्रकार का बल लग रहा है तो ये इधर की ओर आने लगेंगे, आकर्षण होने लगेंगे। लेकिन साथ में यहाँ पर अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ रहे हैं, वैद्युत स्थितिकी या स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं। इसमें प्लस क्यू आवेश के कारण एक रिपल्सिव बल भी लगेगा। रिपल्सिव बल कैसे मान लें, उसे Fe, E4 G4 ग्रेविटेशनल फोर्स, E4 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो Q और Q के बीच यदि डिस्टेंस कितनी है, R है ना। R की वैल्यू बाद में रख देंगे, कटेगी तो कट जाएगी, Fe। ठीक है, तो Fe कितना होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R² होगा। K तो एज इट इज
है ना। के की वैल्यू रख देते हैं हम 1/4πε0 और Q1 Q2 Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है, वो ये बोल रहा है कि यदि इस पर कुल बल शून्य हो जाए, कुल बल बेटा शून्य कब होगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन पर, किसी भी चार्ज पर, एक तो Fg इधर लग रहा है और रिपल्सिव फोर्स प्रतिकर्षण बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, तो कुल बल शून्य होने के लिए, कुल बल शून्य हो तो इसकी दशा क्या होगी, Fe बराबर Fg। ठीक है, Fe का मान Q स्क्वायर अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, और बेटा Fg का मान ये निकाला हमने Gm स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, इसलिए मैंने ये मान नहीं रखा, तो आपको भी इस प्रकार से ही सोचना है। ठीक है, और अपने को निकालना क्या था, है ना, क्वेश्चन में एक बार देख लो बेटा, क्वेश्चन में क्या निकालना था कि Q/m का मान, Q/m का मान कितना होगा, तो देखो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4πε0 G इंटू एम स्क्वायर, हम इसे लिख लेंगे Q अपॉन m, इधर ले जाएंगे इसे डिवाइड में, यह आ जाएगा 4πε0 G, तो Q/m का मान √4πε0 G आ जाता है। तो इस मान के लिए कुल बल किसी भी द्रव्यमान पर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आ गया। क्लियर है क्या बात, डी ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से आप इन प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 6, काफ़ी सही एग्जाम्पल है, अच्छे उदाहरण हैं, ऐसी बात नहीं है ना। दूसरा, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में कौन सा एग्जाम्पल उठाएं ये देखना होगा हमें, है ना कि ये है क्वेश्चन नंबर 21 है, कैसे दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं और इनके मध्य कार्यरत बल F है। इनके यदि आवेशों के मान आधे कर दिए जाएं व इनके मध्य की दूरी को दुगनी कर दी जाए तो इनके मध्य नया बल क्या होगा। एक बार प्रश्न को ठीक से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो कैसे हैं कि दो बल हैं, दो आवेश हैं, एक का मान कितना है, थोड़ा इधर लिख देते हैं, है ना, एक Q है और एक भी Q है और उनके बीच की दूरी कितनी r है। तो यदि दो समान प्रकार के बल होते हैं तो उनके बीच क्या लगता है बेटा, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो प्रतिकर्षण बल मैं F मान लेता हूं और F का मान कैसे निकालेंगे, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से निकालेंगे, तो K Q अपॉन आर स्क्वायर यानी कि K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब वो क्या कह रहा है प्रश्न में कह रहा है कि यदि दो आवेशों को आधा कर दिया जाए व दूरी को दुगना कर दिया जाए, तो देखो आवेश को आधा कर दिया जाए यानी कि अब अपन ने क्या ले लिया, Q/2 और Q/2 ले ली, और पहले दूरी कितनी थी r, अब हमने इनके बीच की दूरी को कितना कर दिया 2r। तो अभी भी सेम टाइप के चार्ज हैं और कैसा बल लगेगा, इन पे प्रतिकर्षण बल लगेगा। मान लिया वो बल F' है ऐसे करके, तो जो F' का मान आएगा वो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। K Q की जगह क्या लिखेंगे हम, Q/2 और दोनों के बीच की दूरी r जो हो गई, अब की बार में इसे r' का स्क्वायर लिख लेता हूँ, जो r' हो गया अब की बार कितना हो गया बेटा, 2r हो गया, तो 2r का स्क्वायर। ध्यान से देखो, थोड़ा कैलकुलेट करने के बाद आपको पता लगेगा कि ये KQ स्क्वायर अपॉन 16, 2 दूनी 4 है ना, थोड़ा कैलकुलेशन करना, r स्क्वायर आएगा। तो देखो F' इज इक्वल टू, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 को यदि आप इसमें वैल्यू रखोगे KQ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 16 इंटू F, इम्प्लाइज दैट F' की वैल्यू F अपॉन 16 हो जाती है। तो यानी कि पहले यदि बल उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण जैसा भी बल लग रहा हो वो F था, अब वही उसी प्रकार का, उसी प्रकृति का बल लगेगा, लेकिन वो 16 गुना कम हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन है ना, तो सही क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कौन सा हम एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, ये F/16। अब देखो इसमें, अब हम क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है।
समान त्रिज्याओं के दो गोलाकार चालकों बी व सी पर आवेश की मात्रा, चलो इसे बाद में करते हैं, पहले ये करते हैं। लंबाई ए के वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी पर समान आवेश क्यों रखे हैं? डी पर रखे हुए आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा? ये अच्छा सवाल है ना। इसे हम पहले कर लेते हैं। किस प्रकार से कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वर्ग है और वर्ग की भुजा मैं ए मान लेता हूँ। वर्ग की भुजा मैंने ए मान ली और हमारे पास क्या दिया हुआ है कि समान आवेश रखे हुए हैं। इसे ए लिख लेते हैं, इसे बी लिख लेते हैं, इसे सी लिख लेते हैं और इसे डी लिख लेते हैं। ठीक है, और इस पर आवेश कितना मान लो Q, और Q इस पर भी Q रखा हुआ है और इस पर भी Q रखा हुआ है ना। ए बी है ना, ऐसे लिख लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखो, ए बी सी और डी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने क्यों सेलेक्ट किया है, थोड़ा सा अच्छा लगता है अपने को इस तरीके से लिखना, ए बी सी डी। तो जो डी पर आवेश है, रखा हुआ है आवेश है, उस पर बल का परिणाम निकालना है। और आवेश तो इसमें क्वेश्चन में स्मॉल q है, आप कैपिटल Q भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान से देखो कि यदि आप इस Q और इस Q को कंसीडर करोगे तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, a है, और इस पर जो बल लगेगा बेटा वो प्रतिकर्षण प्रकार का लगेगा, है ना। d इधर लिख देता हूँ, Q इधर लिख देता हूँ। यहाँ पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, F1 इस प्रकार से लगेगा। कैसे, Q और Q के बीच की दूरी कितनी है, d, है ना। ध्यान से देखो, ये Q है, ये भी Q है और उनके बीच की दूरी है a, तो उस पर जो बल लगेगा F1, तो बेटा F1 का मान लिख सकते हो, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। Q F1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो R तो क्या हो जाएगी इसके लिए A, ये रही ना R A, तो कितना हो जाएगा ये K Q अपॉन A स्क्वायर। तो जो F1 का मान आता है वो K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर आ जाता है। तो F1 तो ये आ गया, तो है ना, इस तरीके से F1 निकालेंगे। अब इस C के कारण जो बल लगेगा वो भी प्रतिकर्षण बल लगेगा और F2 इधर लगेगा। आ गई बात समझ में, ये है। तो ध्यान से देखो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। Q और Q यहाँ है ना, ये भी Q है और ये भी Q है, और इस पर जो प्रतिकर्षण बल लगेगा उसे F2 लिखेंगे। इनके बीच की दूरी फिर से a है और जो F2 का मान होगा वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, Q इंटू Q, दोनों के बीच की दूरी a स्क्वायर। तो कितना आ जाता है, फिर से वही आ जाएगा जो ऊपर आंसर आया, K Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, K Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसका मतलब F1 और F2 इसके मान और इसके मान क्या है, बराबर है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अब ध्यान से देखो कि यदि आप एक इस चार्ज को, इस आवेश को कंसीडर करोगे, सोचोगे, तो इस पर और इस पर, इस पर और इस पर जो बल लगेगा वो कैसे लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और इसे मान लेते हैं हम F3, और यदि हम इस चित्र में बनाएं तो ये हो जाता है F3। ठीक है, ये हो जाता है आपका F1 और ये हो जाता है आपका F2 और ये हो जाता है बेटा आपका F3। अब ध्यान से देखो, ये Q है और ये Q है, दो आवेश हैं और उनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, ये A है और ये भी A है, ये A, अरे ये A, ये A, तो ये दूरी कितनी होगी, A√2, तो ये हो जाएगी बेटा A√2। क्लियर है क्या बात। तो दो आवेश के बीच का बल का फॉर्मूला ये होता है, तो जो मैं इसे F3 मान लेता हूँ, तो जो F3 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, K Q अपॉन A√2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। ये F3 का मान आ जाता है। अब ध्यान से देखो, अब आगे कैसे करेंगे। अब हम इस प्रश्न को आगे किस प्रकार से ले जाएंगे कि यदि आप इस बिंदु को कंसीडर करते हो तो F1 और F2 के मान सेम है, समान है, तो मैं क्या मान लूँ, इसे F मान लूँ और इसे भी क्या मान लूँ, F। यानी इस पर तीन बल लग रहे हैं। Q पर जो D पर आवेश रखा हुआ है उस पर तीन बल लग रहे हैं, एक तो F इधर की ओर, एक F इधर की ओर। ठीक है, और ध्यान से देखो, यदि इसे थोड़ी देर के लिए मैं इसे थोड़ी देर के लिए माने F मान लिया और इसे भी F मान लिया, तो जो F3 होगा वो कितना हो जाएगा, F/2 हो जाएगा।
थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई 2, तो इसे एफ बाई 2 क्या माना मैंने, F1 बराबर F2 तो है ही, तो उसे F2 मान लिया, इसलिए F3 कितना हो जाएगा, F3 हो जाएगा F बाई 2। तो यानी कि 3 बल लग रहे हैं, F दो तो परपेंडिकुलर ऐसे लग रहे हैं और तीसरा कैसे लग रहा है, F बाई 2 लग रहा है, और F का मान कहाँ पर कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा। इसे हम बाद में रख देंगे, इतनी बार बार इतना बड़ा लिखने से कोई फायदा नहीं है, आप इसे इस तरीके से लिख दोगे। ध्यान से देखो किस प्रकार से हम इसे करेंगे कि ये एंगल बता सकते हो, ये वाला एंगल कितना होगा, ये ए है, ये A√2, ये कितना होगा 45, ये 90 डिग्री, तो ये भी 45 होगा। तो यदि ये 45 है तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा सा मैथ्स आनी चाहिए आपको। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 45 डिग्री एंगल हो जाता है, और ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री एंगल हो जाता है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के अब 2 से ज़्यादा बल आ गए, क्या आ गए, 2 से ज़्यादा यदि बल आ जाएं तो 2 बलों के लिए तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, F रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा होता है, ये हम लगा दें। लेकिन 2 या 2 से अधिक बल आ जाए तो हम उन बलों का योग उन बलों का परिणामी किस प्रकार से निकालेंगे, मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से निकालेंगे। कि आप क्या करोगे, पहले तो इन दोनों बलों का परिणामी निकालो, कई सारे तरीके से कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। पहले इसे इन दोनों का बलों का परिणामी निकालो। जब आप F और F का परिणामी निकालोगे, F और F का, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो बेटा जब 90 डिग्री रखोगे तो इसका जो परिणामी मैं जो कि F डैश मान लेता हूँ वो कितना आएगा, इस फॉर्मूले में रख देंगे, F स्क्वायर FF कॉस 90, क्योंकि थीटा कितना हो गया यहाँ पे 90, कॉस 90 कितना होता है 0, F डैश कितना जाएगा 2F स्क्वायर, और यह जाएगा बेटा F√2 आ जाएगा। दिस इज F स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, अब ये आ गया F डैश। देखो ध्यान से, जो इसकी दिशा होगी F डैश की वो कितनी होगी, वो बीच में से होकर के जाएगा, यानी कि इस इस पॉइंट को क्या मान लूँ, D मान लूँ, इस पे चार्ज Q रखा हुआ है, तो Q पर जो कुल बल आएगा, पहले तो आपने F और F का परिणामी कितना निकाला F डैश, और साथ में F डैश कितना, चलो जितना भी आया, और साथ में क्या लग रहा है, इसमें F/2 भी तो लग रहा है, F/2 लग रहा है, तो इसे भी क्या करोगे आप जोड़ दोगे, तो F डैश प्लस F/2, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, परिणामी बल आएगा, वो F डैश प्लस F/2 आ जाता है। और F डैश की वैल्यू कितनी थी, F√2 और F/2। ध्यान से देखो कि मैं यदि इसमें से F कॉमन ले लूँ तो अंदर √2 प्लस 1/2 बचेगा, और F की वैल्यू तो हमने क्या मान ली थी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मान ली थी, और ये 2√2 प्लस 1/2 हो जाता है। अब हम k की वैल्यू रख देंगे, k की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर √2 प्लस 1/2। तो जो F रिजल्टेंट आता है इसके हिसाब से लिख देते हैं जैसे प्रश्न में दिया हुआ है ना। तो कौन सा आंसर आ जाता है, 2 प्लस 1/2 प्लस √2, हाँ ये आ। तो इसे k लिखा हुआ है उन्होंने, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 2√2 प्लस 1/2, ये ऑप्शन आ जाता है। थोड़ा सा बैक करके देख लो आप, जो ऑप्शन मैच कर रहा है इसका वो कौन सा कर रहा है बेटा, थर्ड सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है ना। सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, रिजल्टेंट फोर्स 1/4πε0 ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर और 2√2 प्लस 1/2 इस प्रकार से दिया हुआ है, इसे थोड़ा आगे लिख रखा है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाता है बेटा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आप इसे प्रश्न को कर सकते हो। तो अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। ठीक है, कॉपी कर लो एक बार, इसे समझ लो, है ना। और भी तरीके हो सकते हैं इसके सॉल्व करने का तरीका, हमने जेईई मेंस और जो हमारा नीट का लेक्चर बना हुआ है उसमें हमने प्रॉपर और अच्छे तरीके से भी दूसरे तरीके से बताया हुआ है, जो शॉर्ट तरीके से करते हैं। लेकिन बोर्ड में तो अपने को इसी तरीके से जाना है। फिर भी मैंने आपको शॉर्ट करने की कोशिश की है, क्या कि मैंने आप बार बार इस वैल्यू को नहीं रखा हुआ है। मैंने क्या मान लिया,
इसे F मान लिया तो ये भी F हो गया, F1 F2 F हो गए, तो ये कितना हो गया, यदि ये F है तो F/2 यानी F3 भी F/2 हो गया। तो अब तो आसान हो गया, थोड़ा लिखने का तरीका सही हो गया तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 9 में देखो क्या दिया हुआ है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमें करना है। ये है क्वेश्चन नंबर, देखो 1 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश, 1 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश x अक्ष पर 1, 2, 4, 8 इन्फिनिटी स्थितियों पर रखे हुए हैं। यदि 1 कूलम का आवेश मूल बिंदु पर हो तो इस पर कुल आरोपित बल कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है। किस प्रकार से कि आपको क्या रखा हुआ, x एक्सिस पर, ये x एक्सिस है ना, ये 1 है और ये कितना है बेटा 1, 2, 4, यहाँ पे 2 है ना, x इक्वल टू 1, ये क्या जाएगा थोड़ा x इक्वल टू 1, 2, 4 है ना, 1, 2, यहाँ पे थोड़ा x इक्वल टू 2 है, फिर x इक्वल टू 4 है, इसी तरीके से थोड़ा आगे और बढ़ा दें, ये x इक्वल टू 8 है। पर कितने कितने कूलम के आवेश रखे हुए हैं बेटा, 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। यहाँ पर भी 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, और जो मूल बिंदु है यानी x बराबर 0 पर यहाँ पर 1 कूलम का आवेश रखा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि मूल बिंदु पर रखे हुए पर कुल मूल बिंदु पर स्थित आवेश जो 1 माइक्रोकूलम का है, इस पर कुल बल कितना लगेगा। तो देखो कैसे कि ये x इक्वल टू 0 है ना, ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 4 है और ये x इक्वल टू 8 है। इसे थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखो कि 1 ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 1 मीटर मान लेते हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर मान लेते हैं, और इसी तरीके से 4 मीटर और इसी तरीके से 8 मीटर इनकी डिस्टेंस हो जाती है, इनके बीच की दूरी। अब 1 माइक्रोकूलम, यदि 1 कूलम और 1 माइक्रोकूलम को यदि आप कंसीडर करो तो 1 माइक्रोकूलम और 1 कूलम के बीच में जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, F1 लगेगा। तो बेटा F1 का मान बता सकते हो आप, F1 का जो मान होगा वो कितना होगा, K, फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, K Q1 Q2 अपॉन R²। तो K Q1 की जगह 1, इसे थोड़ी देर के लिए Q नोड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, Q नोड मान लेते हैं, बाद में रख देंगे Q नोड है ना। इसे कितना मान लेते हैं, Q नोड मान लिया। तो KQ इंटू 10⁻⁻6 अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर, तो 1 स्क्वायर, तो कितना आ गया KQ नोट 10⁻⁻6 न्यूटन। एक तो ये आ गया। अब इसके और इसके बीच में यदि आप बल देखोगे, इसके और इसके बीच में यदि आप बल देखोगे तो वो भी बल जो होगा वो किस प्रकार का होगा, प्रतिकर्षण प्रकार का होगा, और इसे F2 लिख लेते हैं। और इनके बीच की दूरी जो हो जाती है आपकी बार वो R इक्वल टू 2 मीटर हो जाती है। तो इसके बीच जो बल लगेगा ये तो कितना है, 1 माइक्रोकूलम ही है अभी, फिर भी है ना। तो और ये कितना है, 1 कूलम। अच्छा, तो चार्ज तो दोनों सेम ही है, तो 1 कूलम, कोई बात नहीं। तो ये कितना है, Q नोड इज इक्वल टू 1 कूलम, है ना। तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा K Q1 Q2 अपॉन R², K तो एज इट इज, F2 जो लगेगा वो क्या लगेगा, K तो एज इट इज, Q1 कितना है Q नोड और Q2 कितना है 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी 2 स्क्वायर, है ना, न्यूटन, ऐसे लिख देते हैं। इसी तरीके से अगर जो आप इस वाले आवेश को यदि आप कंसीडर करोगे तो 4 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच की दूरी 4 मीटर दे रखी है, और ये 1 Q नोड इज इक्वल टू 1 कूलम दे रखा है। तो इधर कितना लगेगा, F3 लगेगा। तो F3 का मान बता सकते हो आप, F3 होगा K Q1 और Q नोड कितना आ गया 4 इंटू 10⁻⁻6, है ना। एक मिनट, 4 माइक्रोकूलम का है, 4 माइक्रोकूलम का है, 1 माइक्रोकूलम ही है, 1 माइक्रोकूलम अपॉन यहाँ पे बस कितना जाएगा 4 स्क्वायर आ जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर इस तरीके से लगा हुआ है ना। तो अब देखो तो टोटल बल इस तरीके से 8 माइक्रोकूलम के बार भी आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो इस पर जो Q नोट पर बल होंगे वो F1
प्लस F2 प्लस F3, इधर की ओर ही होंगे, सब जुड़ जाएंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3। तो जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, अनंत तक। F1 कितना आया, यह आया k क्यू नॉट 10⁻⁻⁶। या देखो अब मैं फिर से आपको एक आसान तरीका बताता हूँ इसे सॉल्व करने का, जिससे कि आपको इसे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे कि f, इसे क्या मान लो आप, इसे f के इक्वल मान लो, तो ये F1 कितना हो गया, f है ना। अब इसे भी जब आपने इसे f के इक्वल माना है तो ये क्या लिखा हुआ है, f, तो f/4 हो गया। इसे आपने किसके इक्वल माना है, f, तो ये अपॉन 4 चौक 16 हो गया, F3 = F/16। और ये कितना जाएगा, F2 बराबर F/4। तो इस तरीके से आपको लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो F1 को क्या माने, F, और F2 को क्या माना हमने, F/4, F/, है ना। ये कितना हो जाएगा, F/16 प्लस F/, नेक्स्ट कितना आएगा बेटा, ये आएगा 8×8 = 64। इस तरीके से आ जाएगा, ध्यान से देख लेना, यहाँ पे 8 स्क्वायर आएगा, है ना, जैसे 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 8 स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो, इसे ये बन जाएगी जीपी, बन जाएगी अनंत पदों की जीपी बन जाएगी। अनंत पदों की जीपी में a कितना है यहाँ पे 1 और r है इसका 1/4। तो अनंत पदों की जीपी का जो सम होता है वो a/1 - r होता है। तो f तो एज इट इज आ जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा f, और a की जगह क्या आ जाएगा 1/1 - r, और ये कितना जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 4f/3 आ जाएगा, है ना। अब 4/3 इंटू f की वैल्यू हमने जो एज्यूम की थी वो रख देंगे, k Q0 × 10⁻⁻⁶। तो ये जो कैलकुलेट करके आएगा 4/3, और k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q0 तो 1 कूलम था 1, और ये कितना था 10⁻⁻6। तो ध्यान से देखो, 3 × 9 और 4 × 12 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6, और ये आ जाता है 1200 न्यूटन। तो 1200 न्यूटन इसका कुल आंसर आ जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये है। अभी हम और क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाए, है ना। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, कौन सा एग्जाम्पल देखें कि देखो ये दे रखा है आपको, बहुत ही अच्छा सवाल है। 2 छोटी गोलाकार गेंदें, प्रत्येक पर Q 10 माइक्रोकूलम आवेश है, को 2 समान लंबाई प्रत्येक 1 मीटर के कुचालक धागों द्वारा छत के किसी बिंदु से लटकाई गई है। पाया जाता है साम्यावस्था में धागों के मध्य चित्रानुसार 60 डिग्री का कोण बना है, तो आपको धागों में तनाव ज्ञात करना है। तो बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है ना। और प्रत्येक को 1 मीटर किस प्रकार से लटकाया हुआ है, क्वेश्चन क्या है कि धागे हैं और धागों की लंबाई कितनी है, 1 मीटर है, और इस प्रकार से लटकाया गया है। तो यह है 60 डिग्री का कोण, है ना, 60 डिग्री का कोण बनाया हुआ है। और Q कितना दे रखा है, इस पर Q आवेश है और इस पर भी Q नोड आवेश है। Q नोड आवेश 10 माइक्रोकूलम है। 10 माइक्रोकूलम का मतलब 10⁻⁻5 कूलम आवेश दिया हुआ है, ठीक है, और 60 डिग्री में। तो तनाव निकालना है। तो देखो इस सवाल को हम किस प्रकार से करेंगे, जब आप धागों से इस प्रकार से लटकाते हो, जैसे मान लिया ये है, पहले दोनों बॉडी यहाँ थी, अब यदि इस मास m है, यदि आप इसमें इसे चार्ज Q दे देते हो, है ना, चार्ज Q दे देते हो, आवेश दे देते हो, तो इसमें प्रतिकर्षण बल होने लगता है, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और ये इस प्रकार से मूव करके अल्टीमेटली ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, और यहाँ पर साम्यावस्था में आ जाएगी। और कैसा चित्र बन जाएगा बेटा, इस तरीके का चित्र बन जाएगा। अब ये किस में है, ये जो साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम बोलते हैं इंग्लिश में, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और साम्यावस्था में है, ठीक है। तो साम्यावस्था की स्थिति में हमेशा जब भी साम्यावस्था की या संतुलन की अवस्था आए तो उसमें नेट बल 0 होता है। नेट बल देखो 0 कैसे होगा, दोनों के बीच की दूरी हम r थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो Q0 और Q0 के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम मान लेते हैं। आगे बात समझ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा मैं बता देता हूँ। Fe = K Q0
क्यू नोड अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर, ये बल लगेगा। अब ध्यान से देखो कि इसमें यदि ये आर डिस्टेंस पर है और ये भी है ना है, तो इसमें एक गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्व बल mg नीचे की ओर लगेगा, साथ में टेंशन जो लगेगा रस्सी में तनाव, T क्या है बेटा, T इधर लिख देता हूँ, T इज रस्सी में तनाव, यही तो निकालना है अपने को। दूसरा mg क्या है, mg इज व्हाट, mg इज द पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वीय बल। क्लियर है बात, ये है। तो यदि आपको टेंशन निकालना है तो ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे कि ये साम्यावस्था में यदि ये मान लिया रस्सी छूट जाए, रस्सी टूट जाए, तो ये किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। कितने बल से मूव, कितने इस पर बल कितना लग रहा होगा, एक तो F0 इधर लग रहा है Fe और इधर लग रहा है mg, तो बेटा इस पे इधर की ओर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा बता सकते हो कि दो बल हैं, कैसे दो बल हैं Fe और mg और उनके बीच का कोण कितना है 90 डिग्री, तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा यानी इधर की ओर परिणामी बल होगा वो Fr कितना होगा, मैं इधर लिख देता हूँ, Fr जो होगा वो होगा आपका रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90, थीटा कितना हो गया इसमें 90 और cos 90 होता है 0, तो F1 स्क्वायर कितना हुआ, F1 स्क्वायर हुआ इसमें mg का स्क्वायर और F2 स्क्वायर कितना हुआ Fe का स्क्वायर, Fe की वैल्यू ये दे रखी है। आगे बात समझ में, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। तो यदि ये रस्सी नहीं होती तो इधर ये मूव कर रहा होता इतने फोर्स से, लेकिन ये मूव तो कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा था परिणामी बल mg और Fe का, उसे रोकने के लिए रस्सी ने तनाव लगाया होगा इधर की ओर। आगे बात समझ में, तो यानी कि तनाव जो होगा यही जो रिजल्टेंट फोर्स है यही तनाव के बराबर होगा। नहीं, जैसे मान लिया एक ब्लॉक है और आप इसमें लगा रहे हो 10 न्यूटन का बल और इधर रस्सी जुड़ी हुई है, तो यानी कि संतुलन की अवस्था में नेट बल 0 है, तो रस्सी में या आप रोक रहे हो उसे, तो आपको कितना बल लगाना पड़ेगा, यदि आप ही रोक रहे हो तो आपको 10 न्यूटन के बराबर बल लगाना पड़ेगा। और रस्सी है तो रस्सी रोक रही है, आप रोको रस्सी रोको, बात तो एक ही है, तो आपको उतना ही बल लगाना पड़ेगा जितना इस पे रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल लग रहा था। तो इसका मतलब टेंशन और रिजल्टेंट फोर्स किसका, mg और Fe का परिणामी बल टेंशन के बराबर होगा। तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यही टेंशन की वैल्यू हो जाएगी, तनाव की वैल्यू। टेंशन तनाव बोलते हैं हिंदी में, है ना, तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंशन ही बोलते हैं। प्लस Fe की वैल्यू वहाँ से उठा लेंगे कि क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, है ना, थोड़ा सा वैल्यू रख देंगे। देख लेते हैं आंसर किस प्रकार से इसने दिया हुआ है। अच्छा, न्यूटन में निकाला हुआ है पूरा m की वैल्यू भी दे रखी होगी, फिर तो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू नहीं दे रखी, अच्छा नहीं दे रखी, ओके, m की वैल्यू नहीं दे रखी, तो फिर हम इस सवाल को इस प्रकार से तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो m की वैल्यू नहीं दे रखी है, अच्छा m की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो कोई बात नहीं। देखो, यदि m की वैल्यू दे रखी होती तो बहुत अच्छी बात थी, तो इस तरीके से हम करते, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर m की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो ये तो एक्सप्रेशन तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी सवाल आया हुआ है, लेकिन हम इसे किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से देखो, इसे हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से जाएंगे। जैसे ये t है, ध्यान से देखो, ये कितना है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखो, अब हमें इसमें तनाव निकालना है, तो ये t है और ये थीटा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, इसका कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, घटक, ये वाला तनाव का ये वाला घटक कितना होगा, t cos 30 के इक्वल होगा, और ये वाला घटक t sin 30 के इक्वल होगा, है ना। मैं चित्र दोबारा से बना देता हूँ, इसे एक बार आप नोट कर लो, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, देखो हम इसे ध्यान से देखो कि ये तो तनाव हो गया t, ये कितना हो गया 30 डिग्री, ये तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है जहाँ पर लटकाया हुआ है, और ये Fe है ना, ये Fe है। अब यहाँ पे देखो कि ये तो हो जाएगा t cos
30 डिग्री, और ये हो जाएगा इसका t साइन 30 डिग्री। जो थीटा से लगा हुआ घटक होता है वो कॉस ले लेते हैं, और जो दूसरा होता है t साइन होता है, और नीचे क्या लगेगा mg। तो इसमें भी किस प्रकार से पूछता है कि यदि आप इस पे देखो कितने बल लग रहे हैं इस पे, 1 2 3 4, और ये संतुलन की अवस्था में है, तो दाएं का बल बराबर बाएं का बल, यानी Fe बराबर t साइन 30। एक तो इक्वेशन ये बनती है, दूसरा ऊपर का बल बराबर नीचे का बल, दूसरी इक्वेशन t cos 30 इक्वल टू mg बनती है। क्लियर है क्या बात? चलो ठीक है, लेकिन हमें तो केवल टेंशन निकालना है। तो यदि हमें mg पता होता, m पता होता तो इससे निकल जाता है, लेकिन नहीं पता है तो इससे निकल जाएगा, क्योंकि Fe तो पता है हमें Fe। तो यहाँ पे देखो Fe इक्वल टू t साइन 30 की वैल्यू 1/2 t इक्वल टू 2 Fe के इक्वल आ जाती है। बस हमें क्या निकालना है, Fe की वैल्यू निकालनी है। Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो आवेशों के बीच का वैद्युत स्थैतिक बल। Q नोट कितना दे रखा है? Q नोट है 10⁻⁵ कूलम, 10⁻⁵ कूलम, और Fe निकाल लेंगे, अपना काम हो जाएगा। उसके लिए हमें दूरी निकालनी पड़ेगी। दूरी कैसे निकालेंगे? देखो इस वाले ट्राइंगल में, देखो बेटा इस वाले ट्राइंगल में है ना, ये r है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? r/2 हो जाएगी, और ये भी कितनी लिख लूँ? r/2। टोटल दूरी कितनी है? r, हमें तो r निकालना है। तो इस ट्राइंगल में निकाल लो, इस त्रिभुज में साइन 30 लगा देंगे, है ना। साइन 30 यदि आप लगाओगे, मैं इसे भी साफ कर देता हूँ यहाँ पे, जो साइन 30 है, साइन 30 लंब बटे हाइपोटेन, लंब बटे विकर्ण। लंब कितना है? r/2, और विकर्ण कितना है? 1। तो r/2 बराबर साइन 30 की वैल्यू आधा r/2, तो r कितना आ गया? 1 मीटर, ये आ गया। तो जो Fe की वैल्यू होगी वो k 10⁻⁹ यानी ना k, Q नोट कितना है? 10⁻⁵, 10⁻⁵ अपॉन r कितनी आई? ये आई इसके बीच 1 मीटर का स्क्वायर, तो 9 × 10⁻⁻1 ऐसा आ जाता है। तो Fe आ गया 0.9 न्यूटन। तो जो वैद्युत स्थैतिक बल है दो आवेशों के बीच, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर थी, ये त्रिभुजी बनना था, 1 मीटर और 1 मीटर का त्रिभुजी बनना था, ये समबाहु त्रिभुजी बनना था। इसे निकालने की भी जरूरत नहीं थी, हम वैसे ही लिख देते, क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हैं, तो ये एंगल थीटा और ये थीटा एंगल आपस में बराबर होंगे, और ये 60 है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाती। ऐसे भी हम इसे कर सकते थे, तो है ना, ऐसे भी कर सकते और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये 60 होता, समबाहु त्रिभुज है, तो ये 1 मीटर ऐसे ही आ जाता। क्लियर है? तो Fe की वैल्यू कितनी हो गई? 0.9 हो गई। अब ये देखो टेंशन कितना हो गया बेटा? 2 × 0.9 = 1.8 न्यूटन। ये आंसर इसका आ जाता है। थोड़ा सा टफ हो जाता है ये सवाल बोर्ड के लेवल से, है ना, लेकिन जो हम इससे पहले एक्सप्रेशन किया था वो भी आप जरूर कर लेना, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो उस पर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मैं आपको एक थोड़ा डिफरेंशियल कैलकुलस पर बेस्ड क्वेश्चन बता देता हूँ, है ना, और ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 कौन सा है बेटा? ध्यान से देखो, क्या है कि एक आवेश कैपिटल Q को दो भागों में Q और कैपिटल Q - Q में विभाजित किया जाता है। अलग करने पर दोनों आवेशों के बीच कूलाम बल अधिकतम तब होगा जब कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का मान होगा। मैं बता देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, नीट में और जेईई मेंस में भी पूछा गया है और बोर्ड में भी निश्चित रूप से पूछा जाएगा कि ये कैपिटल Q का आवेश है हमारे पास, इसे हमने क्या है कैपिटल Q को, हाँ, हमने कैपिटल Q को दो भागों में तोड़ लिया। इसमें से तोड़ लिया तो एक तो पार्ट बन गया Q, तो बाकी बचा कितना? Q - Q। जैसे मान लिया 10 कूलम था, तो 10 कूलम में से x तो इधर ले गया, तो बाकी कितना बचा? 10 - x इधर बचा। अब इन आवेशों को, है ना, हाँ मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको भी इसी तरीके से करना है कि आपको Q कूलम मान लेना है। Q कूलम को, Q को क्या मान लें थोड़ी देर के लिए? x, तो ये 10 - x यानी 10 - Q, यानी कि आपने आवेश को एक तो x और दूसरे को 10 - x के भागों में तोड़ लिया और उन्हें क्या रख दिया बेटा? किसी निश्चित दूरी पर रख दिया। ये क्या है? नियत दूरी।
है ना। ये तो कैसी दूरी है बेटा, नियत दूरी पर रख दिया, ठीक है। जब नियत दूरी पर रखोगे तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा F और F। तो बेटा F का मान बता सकते हो कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, K अपॉन आर स्क्वायर। Q1 और Q2 क्या है, Q1 है X, इसे Q, और Q2 कितना है बेटा, Q2 है 10 - x। तो ध्यान से देखो, K तो कांस्टेंट होता है और R भी क्या है, नियत दूरी उसने प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसको थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान लूं, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो C इंटू अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 10x - x स्क्वायर, इस तरीके से हो जाता है। यानी कि दोनों के बीच लगने वाला बल x का फलन है। अब देखो इसे कैसे करेंगे, अब हम आ जाते हैं मैक्सिमम मिनिमा पे, है ना। जो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, यदि आपको कोई फंक्शन x के रूप में पता हो और आपको उसकी अधिकतम या न्यूनतम मान निकालना हो, तो क्या करते हैं बेटा, इस फंक्शन का अवकलन करते हैं, है ना। fx को क्या मान लिया थोड़ी देर के लिए y, और y के लिए हमने क्या लिख रखा, c 10x - x स्क्वायर। अवकलन करके उसे 0 के इक्वल रख देंगे। तो देखो सिंबल तो अवकलन का क्या है, f' है ना, या इसे हम dy अपॉन dx ऐसे भी सिंबल लिख सकते हैं। c 10 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 10 इंटू 1 - 2x, और इसे किसके इक्वल रख देंगे, अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए क्या करें, f' को 0 के इक्वल रख देते हैं। तो जब आप 0 के इक्वल रखोगे तो 0 = c 10 - 2x, तो x कितना आ जाता है बेटा 10 - x, ये कितना आ गया, 10 कहाँ से लिख दिया मैंने यार, इसमें 10 नहीं है, ये तो एग्जाम्पल है, थोड़ा सा सही कर लो, 10 पता नहीं कहाँ से आ गया। ये q है, यदि आपने x माना था तो एक q - x आ जाता, वो मैंने एग्जाम्पल लिया था 10 और यहाँ पे मिटाया नहीं। तो यदि एक x है तो एक q - x हो जाएगा, तो एक q है एक x है तो एक q - x हो जाएगा, एक x है तो एक q - x हो जाएगा, तो यहाँ पर q बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, यहाँ पर q हो जाएगा, है ना। अब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे, तो c इंटू q - 2x = 0, तो ये तो कट जाएगा इधर, तो 0 = q - 2x, तो x की वैल्यू कितनी आती है, q/2। x को मैंने थोड़ी देर के लिए क्या एज्यूम कर लिया था, स्मॉल q, तो q = कैपिटल Q/2, और कैपिटल Q अपॉन Q की वैल्यू आ जाती है कितना, 2 आ जाती है। इसमें देखो पूछा हुआ क्या है, क्या पूछा हुआ बेटा, इसमें पूछा है कैपिटल Q अपॉन Q, तो कैपिटल Q अपॉन Q की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है, और इसका आंसर आ जाता है ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बेटा इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं बोर्ड में, और इन प्रश्नों का हमें यूज़ भी करना होता है अपने नीट और जेईई मेन एग्जामिनेशन में, करने की कोशिश की है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों को, जितने भी आपके गांव और अपने शहरों में स्कूल के जो टीचर्स हैं, और साथ में बच्चों को भी आप इन्हें वीडियो को शेयर करना। ऑल द बेस्ट।